BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 13 और आज का हमारा टॉपिक है ऑडिटिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है? तो चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड आर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ऑडिटिंग में मेन रूप से दो ऑब्जेक्टिव होता है। एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ऑडिटिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऑडिट किया जाता है। और ऑडिट का मतलब होता है अकाउंट्स बुक को एग्जामिन करना, अकाउंट्स बुक की जांच करना, और ये काम कौन करते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट। और चार्टेड अकाउंटेंट को ही ऑडिटर कहा जाता है। तो ऑडिट का मतलब एक तरह का ऑडिट कह सकते हो चेकिंग प्रोसेस है, जिसमें हम अकाउंट्स बुक को वेरीफाई करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि हमारा अकाउंट्स बुक ट्रू एंड फेयर बना है या नहीं बना है। तो ऑडिट करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि यही चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू एंड फेयर है या नहीं। यह प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो अकाउंट्स बुक में एरर है, अब कुछ फ्रॉड है, तो उसको डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना। तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रॉड एरर को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, ये ऑडिटिंग का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। एरर का मतलब होता है अकाउंट्स बुक में अनजाने में गलती हो गया, यानी कि अनइंटेंशनली। और फ्रॉड का मतलब क्या होता है? विथ इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर गलती किया गया, उसे फ्रॉड कहते हैं। तो ऑडिट इसलिए भी किया जाता है ताकि अकाउंट्स बुक में हुए एरर्स और जानबूझकर किया हुआ फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके, मतलब उसको पकड़ सके और उसको रोक सके। तो ये ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमारा क्या होता है कि हमारा जो अकाउंट्स बुक में एरर और फ्रॉड है उसको पकड़ना और उसको रोकना। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। डी आपका है, डी स्टेटमेंट देख लो, द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑडिटर is to report the owners whether the balance sheet gives a true and fair view of the condition of the company। बिल्कुल ऑडिटर का ड्यूटी है कि ऑडिटर जब ऑनर को रिपोर्ट दे तो इस बात का जरूर ध्यान रखे कि वो जो रिपोर्ट सौंप रहा है उस समय अकाउंट्स का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, एकदम कंपनी का ट्रू एंड फेयर पोजीशन बता रहा है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो ए बी डी तो आंसर नहीं होगा, पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। सी देखो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव, फॉल्स। ऑब्जेक्टिव में पहला नंबर पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। और एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम एरर और फ्रॉड को रोकते हैं, पकड़ते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव, ये हमारा अदर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अदर पर्पस के लिए ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव मान लो, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होगा। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर हो गया आपका सी। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो इसका। इन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू द कोर गोल्स सच एज प्रोवाइडिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हम यही चेक करते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रहे, साथ में एक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट हो और कंप्लायंस हो, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ कंप्लायंस बनाओ, मतलब नियम के अनुसार बनाओ। कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव्स हाउएवर आर नॉट अ कॉमन टर्म एसोसिएटेड विथ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है, फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव माना जाता है, जबकि कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव आपका अदर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इसलिए हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कंटिजेंसी ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा फॉल्स स्टेटमेंट था ये, सी आपका। नेक्स्ट
देखोगे, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड आर इनडीड कंसीडर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयरनेस को चेक करना, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वो एरर और फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकना। तो ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है। ऑडिटर्स डू रिपोर्ट ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये भी बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट पार्ट, यानी कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो कई पार्ट्स है, जिसमें मेन रूप से पहला नंबर पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो आंसर फर्स्ट का सी बच्चों। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी assertion इज satisfied when an auditor observes the entity's physical count of inventory। मान लो जैसे कि ऑडिटर है और वो जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो उसमें इन्वेंट्री या स्टॉक को रिकॉर्ड कर रहा है। मान लो 1 लाख रुपए का इन्वेंट्री उसने क्या किया, बैलेंस शीट में दिखाया मान लो। अब ऑडिटर यहाँ पे क्या करेगा, इसका फिजिकल काउंट करेगा। तो सवाल ये है कि फिजिकल काउंट क्यों करना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है कि जो 1 लाख इन्वेंट्री को हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए हैं ये रियल में ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। मतलब कि किसकी बात की जा रही है, मौजूदगी की बात की जा रही है, एग्जिस्टेंस की बात की जा रही है। यानी कि इन्वेंट्री 1 लाख हम दिखा दिए और ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री 1 लाख का एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब मौजूद है ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं बनेगा। तो बेसिकली इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करने का पर्पस क्या है, ये इंश्योर करना कि वो इन्वेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। तो आंसर इसका सी हो गया, एग्जिस्टेंस। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम इन्वेंट्री को अप्रोप्रिएट वैल्यू में रिकॉर्ड किए हैं कि नहीं किए, वो वैल्यूएशन हो गया, एक प्रॉपर वैल्यू में रिकॉर्ड करना। कंप्लीटनेस आपका हो गया, जैसे यहाँ पे थ्योरी कर लो। वैल्यूएशन का मतलब इंश्योर दैट द इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट एन अप्रोप्रिएट वैल्यू, मतलब इन्वेंट्री को हम जो उसका मेन वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। कंप्लीटनेस का मतलब इंश्योर दैट ऑल इन्वेंट्री आइटम्स आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल, मतलब कि कोई भी इन्वेंट्री छूटना नहीं चाहिए। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री है सबको आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर दो। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में चेक करना होता है कि जो इन्वेंट्री है उसका ऑनरशिप राइट बिजनेस के पास है या नहीं है। यानी कि 1 लाख का जो हम इन्वेंट्री दिखाएं हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या अकाउंट्स बुक में, ये वेरीफाई करना, इंश्योर करना कि ये 1 लाख का सही में इसका मालिक बिजनेस ही है, जिसका बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, जिसका अकाउंट्स बनाया जा रहा है, या इसका एक्चुअल मालिक ये नहीं है। तो ऑनरशिप राइट चेक करना, और राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यू। कंप्लीटनेस का मतलब कोई भी इन्वेंट्री का आइटम छूटना नहीं चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब इन्वेंट्री को अकाउंट्स बुक में अप्रोप्रिएट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। तो हमारा यहाँ क्या था, इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट। इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट करने का मतलब ऑडिटर इंश्योर होना चाहता है कि जो हम अकाउंट्स बुक में इन्वेंट्री दिखा रहे हैं वो बिजनेस में एग्जिस्ट है या नहीं है, बिजनेस में मौजूद है या नहीं है। तो आंसर इसका 2 का सी हो जाएगा बच्चों। थर्ड देखो, the word audit is derived from the Latin word audire, which means ऑडिट आपका इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में इसको कहते हैं अंकेक्षण। हिंदी अंकेक्षण हो गया, इंग्लिश हो गया ऑडिट। और ऑडिट जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिस लैटिन वर्ड कौन सा, ऑडायर। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। ऑडायर का मतलब क्या होता है, सुनना। पहले पुराने ज़माने में ऑडिट का काम सुनकर ही किया जाता था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 3 का बी। 4 नंबर देखो, विच टाइप ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऑडिट रिपोर्ट इनमें से नहीं है। तो अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट के टाइप पता होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो देखो ऑडिट रिपोर्ट कितने टाइप का होता है। ऑडिट रिपोर्ट आपका फर्स्ट नंबर है अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये सबसे बेस्ट रिपोर्ट माना जाता है ऑडिट का। क्यों, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका फेयरली प्रेजेंटेड है, कोई मटेरियल इशू नहीं है। सबसे बेस्ट रिपोर्ट माना जाता है ऑडिट रिपोर्ट का अनमोडिफाइड ओपिनियन। इसको क्लीन रिपोर्ट या बेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। सेकेंड नंबर में क्वालिफाइड ओपिनियन है। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फेयरली प्रेजेंटेड है लेकिन कुछ स्पेशल इशू होते हैं, तो ये आपका ठीक ठाक आपका रिपोर्ट है। मतलब सबसे बढ़िया अनमोडिफाइड, उससे
थोड़ा सा मतलब कह सकते ठीक ठाक कह सकते हो, मतलब इससे थोड़ा कम आपका बेहतर रिपोर्ट है क्वालिफाइड ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन एकदम ख़राब रिपोर्ट माना जाता है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका ट्रू एंड फेयर नहीं है, आप सही ढंग से सही प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं किए हुए, एडवर्स ओपिनियन है। इसको एकदम ना मतलब समझो कि ये बेकार रिपोर्ट माना जाता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी एक रिपोर्ट है। अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो 5 तरह के टोटल ऑडिट रिपोर्ट है। ऑप्शन में देखो, अगर ये ऑप्शन में ये पांचों में नहीं है, कोई भी एक ऑप्शन नहीं मैच करेगा, वही आंसर होगा। तो देखो, ऑडिट रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर प्रोग्राम, ये आप लोग का ऑडिट रिपोर्ट है। अनमोडिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट, ये भी आपका ऑडिट रिपोर्ट है। क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये भी आपका ऑडिट रिपोर्ट है। सिंपल रिपोर्ट कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। तो विच टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट? सिंपल रिपोर्ट, आंसर सी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, एन ऑडिटर शुड डिजाइन द रिटेन ऑडिट प्रोग्राम। देखो, ऑडिट प्रोग्राम एक तरह से कहते हैं कि ऑडिट करने से पहले का एक प्लान कह सकते हो, मतलब कि ऑडिट किया जाता है तो ऑडिट का काम हमारा सफल हो, उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कर लेते हैं। उसमें पहले से सोच विचार कर लेते हैं कि हमारा ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट स्टार्ट होने वाला है तो हमको क्या क्या करना है। तो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट करने से पहले का एक प्लान होता है, एक योजना बनाते हैं कि हमको किस तरह से ऑडिट करना है ताकि हमारा जो ऑडिट का काम हो वो सफल हो, सही हो। तो एन ऑडिटर शुड डिजाइन एंड रिटेन ऑडिट प्रोग्राम। क्यों, इसमें क्या क्या है? तो देखो, ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन्स विल बी सिलेक्टेड। ऑडिट प्रोग्राम में सारा मटेरियल ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए, उतना समय, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर हम एक एक करके सारे मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को अगर हम सिलेक्ट करें, ऑल तो लेता ही नहीं है। और ऑडिट में हम क्या करेंगे, जहां हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत है वहाँ करेंगे। ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाएगा, तो ये नहीं होता है। सब्सटैंटिव टेस्ट प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट विल बी मिनिमाइज। नहीं, टेस्ट तो करना चाहेगा ना, बैलेंस शीट से पहले वो सब्सटैंटिव टेस्ट करना चाहेगा, ये आपका है, ये मिनिमाइज नहीं, ये आपको करना है, ज़रूरी है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। डी नंबर देखो क्या है, इच अकाउंट बैलेंस विल बी टेस्टेड अंदर आइडर टेस्ट ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। इच अकाउंट नहीं कर सकते, एक एक अकाउंट चेक करने बैठे तो कितना समय लग जाएगा, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ये देखो सी नंबर, द ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्टेड विल अचीव ए स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। इसीलिए तो ऑडिट प्रोग्राम किया जाता है ताकि हमारा जो ऑडिट का काम है वो सही हो जाए। आंसर सी, 5 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पहला वाला क्यों सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन। दूसरा वाला क्या है कि टेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है। टेस्ट जांचे जब मिनिमाइज कर देंगे तो फिर ऑडिट का मतलब क्या रह जाएगा, फिर गलती ही नहीं पकड़ाएगा, तो ये मिनिमाइज नहीं होना चाहिए। और ठीक डी में क्या बोल रहा है कि ईच अकाउंट बैलेंस, हाँ, एक एक अकाउंट नहीं ना चेक कर सकते हैं, एक एक अकाउंट चेक नहीं कर सकते हैं। तो सी आपका ऑप्शन है, द ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्टेड विल अचीव ए स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। 5 का सी। इसको आप लोग पढ़ लोगे, वीडियो पॉज करके पढ़ लोगे, जो अभी हमने बोला वो सब है। जैसे देख लो, एन ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान created by the auditor to specify the nature, timing and extent of audit procedure to be performed। सीधा सीधा समझो कि ऑडिट करने से पहले का प्लान जो ऑडिटर बनाता है उसे ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोग्राम इज टू इंश्योर दैट ऑडिट प्रोसीजर सिलेक्टेड विल अलाउ द ऑडिटर टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव। जिस पर्पज से ऑडिट किया जा रहा है वो पर्पज पूरा हो जाए, वो पर्पस हम अचीव कर ले, इसके लिए ऑडिट प्रोग्राम किया जाता है। इसलिए तो हमने ऑप्शन सी सिलेक्ट किया हमारा, लेकिन बाकी ए बी डी क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो यहाँ देखो, ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन विल बी सिलेक्टेड फॉर सब्सटेंटिव टेस्टिंग, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेस्ट ऑल मटेरियल ट्रांजेक्शन। प्रैक्टिकली है ही नहीं कि सारा मटेरियल ट्रांजेक्शन हम चेक करें, ठीक है। यहाँ पे सैम्पल टेक्निक यूज करता है, मतलब कि जहाँ पे लगता है उसको कि यहाँ पे इशू है उसी को चेक करेगा। सब्सटेंटिव टेस्ट प्रायर टू द बैलेंस शीट डेट विल बी मिनिमाइज। इस पे क्या कर रहा है कि ऑडिटर में चूज टू परफॉर्म सब्सटेंटिव, कुछ टेस्ट करेगा वो, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है। तो बैलेंस शीट से पहले कुछ सब्सटेंटिव टेस्ट करता है ऑडिटर,
यहाँ पे मिनिमाइज बोला था तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। Each account balance will be tested under either test of control, test of transaction, not all account। एक एक अकाउंट आपका जरूरी नहीं है टेस्ट करने का, क्योंकि अकाउंट्स का काम बिजनेस में प्रोफेशनल करते हैं, तो थोड़ी ना स्टूडेंट थोड़ी ना कर रहा है कि गलती कर देगा, तो एक एक आपका अकाउंट चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर सी। 6 नंबर है, इंट्रीम ऑडिट रेफर टू एन ऑडिट कंडक्टेड। अब इंट्रीम ऑडिट के बारे में पता होगा तो आप इसका आंसर दे दोगे। तो देखो इसका इंट्रीम ऑडिट क्या है। एन इंट्रीम ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब एक ही साल में आप 2 बार 3 बार इंट्रीम ऑडिट करवा लेते हो, मतलब साल के बीच में ही ऑडिट करवा लेते हो। मतलब कि एक ऑडिट होता है फाइनल ऑडिट जो एंड में होता है, तो फाइनल ऑडिट से पहले ही हम क्या करवा लेते हैं, हम इंट्रीम ऑडिट कर लेते हैं। तो 2 फाइनल ऑडिट के बीच का बिल्कुल पहला आंसर होगा। जैसे 2 फाइनेंशियल ईयर ले लो, 1 अप्रैल 2025 से 2023 से 31 मार्च 24, तो एक फाइनल ऑडिट 31 मार्च 24 को मान लो हुआ, और अगला है तुम्हारा 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, ये दूसरा फाइनल ऑडिट हुआ। फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट जो कह लो। अब ये 2 फाइनल ऑडिट के बीच में, यानी कि साल के बीच में जो ऑडिट किया जाता है उसे इंट्रीम ऑडिट कहते हैं। तो इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स हो जाएगा। आंसर ए। 7 नंबर है, ए ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू वेरीफाई। A duty of an auditor to verify whether loans and advances have been properly secured or not is referred to as। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ऑडिटर का ड्यूटी होता है कि वो वेरीफाई करे वेदर लोन्स एंड एडवांसेज हैव बीन प्रॉपरली सिक्योर्ड, यानी कि लोन्स एंड एडवांस सिक्योर्ड या नहीं सिक्योर्ड है, ये ऑडिटर का ड्यूटी होता है इसको वेरीफाई करना। तो इस तरह के ड्यूटी को क्या कहेंगे, तो पढ़ लेते हैं। An auditor's responsibility to verify whether loans and advances have been properly secured is part of their statutory duties। ये उसका स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि जो लोन एंड एडवांस है उस वो आपका प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं। तो स्टैट्यूटरी ड्यूटी जिसका आंसर हो जाएगा। आंसर है नेक्स्ट। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। The rights and duties of an auditor are covered under dash of the Company Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अंतर्गत ऑडिटर के राइट्स एंड ड्यूटीज कवर किए गए हैं, तो इसको तो याद रखना पड़ेगा। 143 सेक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143। आंसर हो गया डी 143। बाकी सेक्शन क्या है, सेक्शन 153 क्या है, तो सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेट्स टू द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और सेक्शन 141 क्या कहता है, डील्स विद द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। सेक्शन 128 क्या है, तो रिलेट्स टू द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय अ कंपनी। तो ये सब आप अलग से आप नोट कर सकते हो, अलग अलग सेक्शन है। चारों सेक्शन समझ गए। हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑडिटर का राइट एंड ड्यूटीज किस सेक्शन के द्वारा कवर है, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आंसर डी। 9 नंबर है, एक सेकेंड, 9 नंबर है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ओइंग टू। प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना, प्रतिबंध। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि अकाउंट्स बुक को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजा कर दिखाना। मतलब कि अगर बिजनेस में लॉस है तो आप उसको प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, अनफेयर प्रैक्टिस है ये। विंडो ड्रेसिंग अनफेयर प्रैक्टिस। तो ये विंडो ड्रेसिंग को क्या रोकेगा, तो एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर क्या है, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है कि कंपनी को अपना फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को क्या करना है, पब्लिकली करना है, पब्लिश करना है, लोगों को बताना है। आप बढ़ा चढ़ा के नहीं बता सकते हो, गलत नहीं बता सकते हो, क्योंकि गलत करोगे तो आप
अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो। तो डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट करता है कि आप जो बिजनेस का जो भी इंफॉर्मेशन हो वो स्टेक होल्डर्स को बताओ, पब्लिश करो, ताकि स्टेक होल्डर आपका इंफॉर्मेशन के आधार पर वो डिसाइड कर सके कि आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो डिस्क्लोजर क्या है कि आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं, आंसर ए। मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी का मतलब होता है कि अकाउंट्स बुक में हम वही रिकॉग्नाइज करते हैं जो मटेरियल आइटम्स हो, मटेरियल आइटम्स या सिग्निफिकेंट आइटम हो, जो सिग्निफिकेंट रूप से प्रभावित करता हो। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना, यानी कि नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, बट लॉस हैज बीन प्रोवाइडेड, बट लॉस हैज बीन प्रोवाइडेड। मतलब कि आप अकाउंट्स बनाओ तो इस बात का ध्यान रखो कि प्रॉफिट का एंटिसिपेशन करके अकाउंट्स नहीं बनाना है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बना लेते हैं, पढ़े होगे ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाने का मतलब कि ये फ्यूचर में हो सकता है कि हमारा पैसा डूबेगा, तो हम अभी इसका प्रोविजन कर लिए, ये कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग स्टॉक ले लो, क्लोजिंग स्टॉक का मान लो कॉस्ट प्राइस है 10,000 और मार्केट प्राइस है 12,000। तो अगर 12,000 दिखाएंगे और जबकि उसका कॉस्ट है 10,000, तो 2,000 का प्रॉफिट शो करेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। तो ये अगर 12,000 दिखाते, इसका मतलब क्या है कि हम कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट का वायलेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि 12,000 दिखाने का मतलब आपको क्या लग रहा है कि 2,000 का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट कब होगा? अभी तो अनरियलाइज्ड है, प्रॉफिट होगा जब आप बेचोगे। तो ये अकाउंट्स में क्या दिख रहा है? प्रॉफिट का एंटिसिपेशन दिखा रहे हो। तो ऐसा नहीं, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट सीधे इस सबको मना करता है, बोलता है नहीं भाई आप 12,000 मत दिखाओ, 10,000 दिखाओ, प्रॉफिट नहीं दिखाने हमें। वैसा प्रॉफिट जो आया नहीं क्यों दिखाएं हम, लेकिन हम फ्यूचर में हो सकता है कि लॉस हो सकता है, तो हम उसको दिखाएंगे कंजर्वेटिव में कॉन्सेप्ट। तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिस पीरियड में खर्चा हुआ हो, भले ही आपने पेमेंट किया हो या बकाया हुआ हो, उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। या जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू जनरेट किया हो, जिस पीरियड में आपने रेवेन्यू अर्न किया हो, भले ही वो रिसीव्ड हुआ है या बकाया है, उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग की बात थी, क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। 10 नंबर है, इफ एट एन एनुअल जनरल मीटिंग नो ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड। देखो कंपनी ने एक जनरल मीटिंग बनाया, एनुअल जनरल मीटिंग में वहाँ पे कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सका, तब इस केस में क्या होगा? तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसके पास पावर होता है कि वो क्या करे, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करे जो उस पोस्ट को भर सके। तो आंसर हो जाएगा ये। जब जनरल मीटिंग में कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास स्पेशल पावर होता है कि वो क्या कर सके, ऐसे पर्सन जो कि ऑडिट का काम कर सके, उससे उस ऑडिटर के पोस्ट को भर दे। तो आंसर ये होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट अ पर्सन टू फिल द वैकेंसी। यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम? मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं, कोई एक आदमी के बस की बात नहीं है। डायरेक्टर बोर्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स, उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं हम लोग। मैनेजिंग डायरेक्टर एक आदमी का नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, ये नॉनसेंस। आंसर ये हो जाएगा 10 का। तो ये था हमारा डे 3 ऑडिटिंग टॉपिक, BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एक भी दिन गैप मत करो, बस रिवीजन करो, मेहनत करो। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट आप सभी को कि आप लोग इस बार एग्ज़ाम निकाल लो, क्रैक हो जाए आप सभी का एग्ज़ाम। तो चलो, उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से रिपीट करके देख लेना। थैंक यू।